Khush Ahmadeed listeners, today I am going to start last episode of the novel Yalda असकलम मुस्कान कंवल और इसी खुशी में चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट। वजाहत मेंशन। वो सब सोशल एरिया में विराजमान थे जब लिबास तब्दील करते हुए नूरुल हया भी वहीं आई थी। अब तक इसने गौर न किया था मगर हर जगह अपना मोबाइल ढूंढने के बाद इस बार वो जरार के पास आई थी जो आनम खातून और शाहजहां को प्रेस के मुतालिक बता रहा था। नूरुल हया के पहले कदम ने ही इस 32 साला शख्स की तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। मुझे इन लोगों से गुफ्तगू में महव था अब के इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। नजरें सवालियां थी। मेरा फोन, फकत एक फिक्रा। नूरुल हया के सवाल पर वो चंद लम्हों के लिए खामोशी से इसका चेहरा देखे गया। ये एक अजीब अमल था जो वो हर बार इसके साथ करता था जिसके बाद वो खुद एतमादी होती जा रही थी। इस बार टांग पर टांग चढ़ाते हुए इसने दोनों बाजू सोफे पर फैलाए और मुकम्मल इसकी जानिब मुतवज्जा था। तुम्हें भला फोन की क्या जरूरत है? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत आसान लफ्जों में सीधी बात की है मैंने, और अगर नहीं समझ आई है तो चलो दोबारा से दोहरा देता हूँ। तुम्हें फोन की क्या जरूरत है लड़की? जरा और वजाहत के लहजे पर शाहजहां ने मनफी होते हुए रुख पलटा था। वो फोन मेरा है और मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। हाँ हो तुम जवाबदेह, क्योंकि तुम मेरी हो, तुम पर मेरा हक है। तुम मुझे हर एक बात की जवाबदेह हो। 100 बार, 1000 बार, जितनी बार मैं पूछूं इतनी बार तुम मुझे जवाबदेह हो। ये जरार वजाहत था, हद तक अमीज लहजा। मुकाबिल इस 21 साला नूरुल हया की समात में उतरा था। मुकाबिल वो चंद लम्हे सांस रोके इस संगदिल शख्स को देखे गई मगर हिम्मत मुजतमा करते हुए गोया हुई। हाँ हूं मैं आपकी बीवी, और इससे बढ़कर बदकिस्मती मेरे लिए और क्या हो सकती है। मगर ना मैं आपको शोहर मानती हूँ और ना ही वो मर्तबा आपको देती हूँ। और मैं आपकी जर खरीद गुलाम नहीं हूँ। अपने जुमलाए हुकूक मैंने आपके नाम किए हैं, आपने मुझे खरीदा नहीं है, समझे आप? और इस बार वो रुकी नहीं थी, बर्क रफ्तारी से जीनों को उबूद करते हुए अपनी पहली आरामगाह में जाबंद हुई थी। जबड़े भिंचे हुए, सख्ती चेहरे पर नुमाया थी। आपकी बेटी का कत्ल खुदा की कसम मेरे हाथों होगा, एक एक लफ्ज चबाते हुए अदा किया था। जरा तुम जानते हो ये निकाह किस सूरत हाल में हुआ है? तुम इसको थोड़ा सा वक्त दो, वो अभी नादान है, समझ जाएगी। बस कर दे मिस्टर शाह आपकी हिमायत करना। आपको लगता है आपकी घोड़े जैसी बेटी नादान है? मेरे बेटे को फंसा गई है आपकी ये नादान बेटी। मॉम विल यू प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस? इस बार आवाज बुलंद वो चिल्लाया था। और रही बात आपकी सो कॉल्ड नादान बेटे की, तो इस लड़की को काबू किस तरह करना है ये बात मैं जानता हूँ। कहते साथ ही इसने कदम आरामगाह की जानिब बढ़ाए थे। बिना कोई दस्तक दिए वो नूरुल हया की आरामगाह में दाखिल हुआ था। बर्क रफ्तारी से वो जो सर घुटनों में दिए बैठी थी इसको यूं जारहाना तेवर लिए अपने करीब बढ़ता हुआ देखकर अपनी जगह पर खड़ी हुई। मगर करीब पहुंचते एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया गया था। जरार की जानिब से आने वाले इस रद्दे अमल के लिए वो हरगिज भी तैयार न थी। बेतौजान सी होती हुई आरामगाह पर गिरी थी, मगर वो अब भी रुका नहीं था। नूरुल हया की पुश्त पर बिखरे हुए बाल अपनी सख्त मुट्ठी में जकड़ते हुए इसको अपने मुकाबिल किया था। एक दर्द भरी सिसकी इसके लबों से जुदा हुई थी। करो दोबारा वो बकवास जो तुम नीचे अपने बाप और मेरी माँ के सामने कर रही थी। मैंने कहा करो फिर से। इसके वजूद को झटका देते हुए वो आवाज बुलंद चिल्लाया था। क्या हुआ बेबी? बस इतनी सी जरूरत थी? बैठ गई झाग की तरह तुम्हारी सारी हिम्मत? क्या कहा था तुमने? तुम मुझे शोहर का रुतबा नहीं देती, राइट? मैं बताऊं तुम्हें शोहर किसे कहते हैं? जवाब दो मुझे। लीव मी प्लीज। एक रुंधी सी आवाज इसके लबों से जुदा हुई थी। कई आबे चश्म रुखसार पर फिसलते हुए जो ही जरार वजाहत के हाथ में जज्ब हुए थे, और यहाँ वो मैस्मराइज हुआ था। वो 32 साला शख्स मैस्मराइज हुआ था। वो नन्हे आबे चश्म के कतरे अपनी हथेली में जो ही जज्ब होते हुए महसूस किए थे, एक झटके से जरार वजाहत ने नूरुल हया को परे किया था। वो लड़खड़ाते हुए खुद को संभाल गई थी। चेहरा यहाँ हद तक के एहसास से सुर्ख तर था। जहन में फकत एक ही लफ्ज की बाजगश्त थी, वायलेंस। मेरी बात सुनो लड़की, मुझे तुम में 1% भी दिलचस्पी नहीं है, मगर जरार वजाहत ने कभी अपना हक किसी को माफ नहीं किया और ना ही मैं करूंगा। तुम्हें वक्त देने का हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा। मैं जब चाहूं जो चाहूं कर सकता हूं, और इसके लिए जरार वजाहत को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता।
मगर मैं कबूल नहीं करती आपको। नफरत, नफरत महसूस होती है मुझे मौजूद से। मेरी जिंदगी में किसी रिश्ते की बुनियाद पर आने वाले आप तीसरे मर्द हैं। पहला मेरा नाम निहाद बाप जो कभी ये नहीं जान सका कि एक बाप के क्या फराइज हैं। एक अच्छी जिंदगी की जमानत सिर्फ हाई एजुकेशन, कॉन्टिनेंटल खाने, 5 स्टार होटलिंग, बंगला गाड़ी नौकर नहीं होते हैं। मेरी नजर में अहमक हैं वो लोग जो कहते हैं कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इन तमाम चीजों की जरूरत होती है। मेरा दिल कहता है कि मैं इनके पास जाऊं और पूछूं इनसे कि अगर इनको ये तमाम चीजें दे दी जाएं और इनसे तमाम रिश्ते ले लिए जाएं तो वो इन चीजों के सहारे कब तक एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। दूसरा वो शख्स जो मेरे दिल की दुनिया तहस नहस करके खुदा जाने कहाँ जहन्नम वासिल हो गया। और तीसरे आप जो एक सो कोल्ड रिश्ते में बनने के बाद ये समझ बैठे हैं कि आपने मेरे जुमला हकूक अपने नाम नहीं किए बल्कि यूं जैसे मेरी सांसें खुदा से खरीद ली हैं। वो अब की बार खामोश हुई थी, वीरान आंखें मुकाबिल इन सियाह फाम बेतासुर आंखों में डाली और फिर एक तवील हिचकी वो कई जब्त के साथ इस 32 साला शख्स की जानिब बढ़ी जिस्म पर दस्तरस तो दरिंदे भी हासिल कर लेते हैं। मर्द की शान ये है कि जब कोई औरत चाहे इसकी शरीके हयात इसके साथ रहे तो एक तहफ़्फ़ुज़ सा महसूस करे इस मर्द की मौजूदगी में। रही बात आपके चाहने की तो इतना जान लें आप कि आप कुछ नहीं चाह सकते जब तक मेरा रब ना चाहे। मेरे लिए आप एक इम्तिहान हैं और मैं जानती हूँ ये इम्तिहान बहुत सख्त होगा मगर मैं बहुत जल्द इससे भी गुजर जाऊंगी। वो जो अब तक खामोश व संजीदगी से इसकी बात सुने जा रहा था, इस बार इसका यकीन अपने रब पर देखकर एक चिंगारी सी इसके वजूद में लगी थी, यूं कि जैसे इसका वजूद झुलसने लगा हो। अंगारों पर कोई ललकार रहा था इसकी ताकत को। वो जो खुद को मोतबर जानता था तमाम लोगों में मुकाबिल खड़ी वो मामूली सी लड़की इस पर उंगली उठा गई थी। ये शैतान को पूजने वाले दावी करते हैं कि ये आम लोगों से मोतबर हैं क्योंकि इनके पास वो किबला जादू के नुस्खे हैं जो आम इंसान की समझ से कुछ बालातर हैं। अच्छा वाकई तुम्हारा रब तुम्हें इम्तिहान में डाल रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है जब तक वो नहीं चाहेगा मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तंजिया हंसी मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए वो शौक अंदाज में इससे सवाल करते हुए कदम कदम इसकी जानिब बढ़ाता गया। हाँ बिल्कुल, जो मेरे नसीब में लिखा होगा मेरे साथ वही होगा और ऐसा नहीं कि नसीब का लिखा ही सब कुछ होता है। दुआएं तकदीर को बदलने के लिए बनाई गई हैं। अगर मैं अपने रब से दुआ करूंगी तो क्या वो तुम्हें बचा लेगा? नूरुल हया की बात काटते हुए वो अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए इसकी जानिब झुका था। इन सियाफाम आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाँ बिल्कुल, मेरा रब मुझे बचा लेगा। पुरएतमादी से चूर इस 21 साला लड़की का लहजा जरार वजाहत के वजूद में अब की बार अंगारे से उंडेल गया था। तो फिर कहो अपने रब से कि बचाए तुम्हें जरार वजाहत से। कहते साथ इसने एक ज़र्ब देते हुए नूरुल हया को आरामगाह पर धकेला था। वो संभल भी न पाई थी कि ज़रार को आस्तीनों के कफलिंग्स खोलते हुए देखकर सारा मामला समझ गई थी। दूर रहे मुझसे, एकदम बिस्तर से उठते हुए वो कुछ आगे को बढ़ी थी जब यहाँ अगले ही लम्हे इसने नूरुल हया को गुद्दी से दबोचते हुए एक बार फिर से आरामगाह पर पटका था और वो खुद इस पर हावी हुआ था। क्या हुआ, नहीं मांगी गई तुमसे दुआ? इतनी तुम एक नेक मोमिन हो ना जो तुम दुआ मांगोगी और तुम्हारा रब तुम्हें सुन लेगा। मांगो अपने रब से दुआ, कहो इसे बचाए तुम्हें मुझसे। नूरुल हया के दोनों हाथ काबू करते हुए वो लफ्जों का खोलता हुआ सीसा इसकी समात में उंडेल रहा था। यहाँ बढ़ती जरार वजाहत की हर एक जसारत पर मजामत अब की बार बेकार थी। वो खुद को इसके सुपुर्द करती साकत हुई थी। बज़ाहिर वो वक्त का ताकतवर काबिज था इस 21 साला लड़की पर क्योंकि वो भूल चुका था कि जब आह निकलती है तो अर्श तक जाती है अगली जानिब। यहाँ वो तमाम तर कोशिश कर चुके थे मगर सारा का कोई नाम व निशान नहीं मिल पा रहा था। असफंदियार खान तबीयत की खराबी के पास अपनी आरामगाह में आराम कर रहे थे जबकि जासिम इनके सरहाने बैठे न जाने किस सोच में महव था। कई बार मोबाइल उठाते हुए नूरुल हया का नंबर मिलाना चाहा था। दिल किया इससे पूछे कि आखिरी बार सारा से इसकी कब बात हुई थी मगर लाख कोशिशों के बाद भी इतनी हिम्मत खुद में मुश्तमा ना कर सका था। एक नजर असफंदियार खान के नकाहत ज़दा चेहरे पर डालते हुए वो बिना आवाज किए इनकी आरामगाह से निकलता हुआ सारा की आरामगाह के अंदर दाखिल हुआ था। वहां इसकी हर एक चीज अपनी जगह पर मौजूद थी, बस जो ना थी वो खुद सारा असफंदियार खान की मौजूदगी थी। ये दिन इन पर कयामत का सा था जब कुछ लोग आकर तसल्ली देते
तो कुछ लोग सरहाने खड़े होकर तरह तरह की बातें करते, कभी अपनी बहन के किरदार पर उंगलियां उठती हुई महसूस करता, तो कभी अपनी बहन की जिंदगी खत्म हो जाने की होलनाक गुफ्तगू सुनता। दिल ने कहीं चीख कर कहा था, ये बद्दुआ थी एक बेकसूर दिल दुखाने की। हर तरह के अशर व शौक रखने के बावजूद, हर तरह की ताकत होने के बावजूद, आज वो इतना बेबस और खाली हाथ था कि अपनी बहन तक को नहीं ढूंढ पा रहा था। मगर कौन जानता था कि इम्तहान अभी और बाकी है। ये तो बस शुरुआत थी। जब मकाफात अमल का पहिया चलना शुरू होता है तो हर एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। सीन चेंज। इसने मुंदी मुंदी आंखें खोली थी। वजूद के हर एक हिस्से में कई टीसें उठती हुई महसूस हुई थी। मुकम्मल आंखें जो ही खोली थी, वो फिरौन सख्त इंसान मुकाबिल था। वेकअप बेब, अभी एक और सरप्राइज बाकी है। कहते साथ इसने नूरुल हया को कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर एक जस्त में काबू किया था। ये रात का पहला पहर था। सख्ती से नूरुल हया की कलाई थामते वो अब के जीनों को उबूत कर रहा था। छोड़े मुझे, या अल्लाह, मुझे तकलीफ हो रही है, हाथ छोड़े मेरा। वहां तमाम मुलाजमीन सकते के आलम में थे। ना जाने अब इस लड़की पर कौन सी कयामत टूटनी थी। लब बाहम पेवस्त किए, इसकी हर सदा सिरे से नजरअंदाज किए जरार इसे लिए शाहजहां के कमरे में दाखिल हुआ था। लम्हों का खेल था। खुद कदम रोकते हुए इसने बेदर्दी से नूरुल हया की कलाई परे झटकते हुए फर्श की जानिब धकेला था। एक कराह के साथ वो मुंह के बल शाहजहां के कदमों में गिरी थी। कई आबे चश्म जिल्लत के बाद रुखसार पर फिसले थे। ये सब क्या है जरा? शाहजहां ने इसको थामते हुए खड़ा किया था। पूछे आप अपनी इस कैरेक्टरलेस बेटी से कि रात की तारीकी में ये कहाँ भाग रही थी। तने नकूश जहरखंद लहजा, वो हुस्न का देवता कहर बरसाते भी सहर अंगेज सा था। व्हाट नूरुल हया? अब के शाहजहां ने इसे झिंझोड़ा था। नहीं डैड, ये झूठ बोल रहे हैं। इससे कबल कि वो कुछ और कहने के लिए लब वाह करती। शट अप यू बिच। आनम शाह ने करीब बढ़ते हुए इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था और ठीक इसी लम्हे एक झन्नाटेदार थप्पड़ ने इसके हवास मुअत्तल किए थे। तो अजान बरकरार न रखते हुए वो अकब में खड़े हुए जरार वजाहत का सहारा ले गई थी, जो अब की बार महजूज होते पुरसुकून सा मुस्कुराया था। एक गहरे कर्ब को पीते हुए नूरुल हया ने आंखें खोलते हुए इस शख्स की जानिब देखा था, जो अब के नूरुल हया की जानिब ही मुतवज्जा था। आनम, होश के नाखून लो। शाहजहां ने इनको बाकायदा झिड़का था। मगर यहाँ आनम खातून की आंखों में गोया खून सा सवार था। वो तो पहले ही इस निकाह के बाद अंगारों में लौट रही थी, और अब ये बात होश के नाखून मैं लूं? शाहजहां, होश तुम करो। देखो तुम्हारी बेटी क्या कुछ कर रही है अपने बेटे, अपने पूरे खानदान के खिलाफ जाकर। इस दिन मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया मैंने। ये घर, ये बिजनेस, ये शान व शौकत, ये रुपया पैसा सब तुम्हें मेरी वजह से मिला है। और तुम्हारी इस बेटी को भी ये ऐश व आराम की जिंदगी। और आज तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को ही फंसाकर इससे शादी कर ली। ब्लडी बिच। मेरा दिल करता है कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर कुत्तों के आगे डाल दूं। इतनी नफरत है मुझे तुम्हारी इस बेटी से। वो हिकारत अमेज लहजा वो कदम बढ़ाते हुए फिर हया की जानिब बढ़ रही थी, मगर अब की बार इसके गिर्द हिसार बनाते हुए जरार ने हाथ के इशारे से इनके कदम जकड़े थे। आज की तारीख में इतना काफी है मोम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ऐसा दिन तुम्हारा कभी नहीं आएगा। दो टुक वो संजीदा लहजा, जबकि नूरुल हया जो अब तक इसका सहारा लिए खड़ी थी, होश की दुनिया में लौटते हुए एक झटके से इसे खुद से दूर धकेला था। तप है आप पर, आपकी नाम निहाद मर्दानगी पर हया। इसके इस कदर सख्त अल्फाज पर अकब में खड़े हुए शाहजहां चिल्लाए थे। क्या हया? कौन हया? किस हया के बारे में बात कर रहे हैं आप? वो हया जिसका गला आप खुद घोट चुके हैं इस शख्स के हवाले करके। बाप तो बेटियों का सहारा होते हैं ना डैड। एक कर्ब जदा सी आवाज हल्क में रुंध गई थी। आप जानते हैं ना ये शख्स मुझे कितना नापसंद था, इनसे कितनी नफरत थी मुझे, और आपने कुछ सुने बगैर मुझे इनके साथ बांध दिया। आपको ये सब अच्छा लग रहा है? आपके हाथ का इशारा आनम शाह की जानिब था। डैड, मुझे एक बात बताएं, अगर माँ बाप अपनी बेटी के लिए किसी शख्स का इंतखाब करते हैं तो वो जायज है, वो दुरुस्त है। लेकिन अगर बेटी खुद अपनी जिंदगी के लिए अपने लिए किसी शख्स का इंतखाब करती है तो वो गुनाह क्यों बन जाता है? मैं नहीं जानती थी कि वो शख्स मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जो कुछ इसने मुझसे कहा था, जो ख्वाब इसने मुझे दिखाए, मेरी जगह अगर आप भी होते वहां तो आप इस शख्स की बातों में आ जाते। डैड, इसने मेरी कमजोरी जानकर मुझ पर वार किया था।
وہ یہ بات جانتا تھا کہ میں بچپن سے ترستی آئی ہوں رشتوں کے لیے، محبت کے لیے، اپنائیت کے لیے، اور وہ سب اس نے مجھے ان چند دنوں میں دیا تھا۔ بس بہت سن لی تمہاری بکواس، اب چلو یہاں سے۔ زرار وجاہت نے آگے کو بڑھتے ہوئے اس کو کلائی سے جکڑا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، میں کہیں نہیں جاؤں گی یہاں سے، بلکہ سب کو بتاؤں گی کہ کس درندگی سے آپ نے مجھے نوچا ہے۔ نور الحیا کے فکرے پر جہاں اس 32 سالہ شخص کے قدم جنزیر ہوئے تھے، وہیں شاہ جہاں اپنی جگہ پر ساکت ہوئے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، شوہر ہوں میں تمہارا۔ بکواس بند کرو سب کے سامنے اپنی اور چلو میرے ساتھ۔ منو ضبط کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر حیا کو قابو کرنا چاہا تھا۔ میں نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، کہتے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے زرار کا ہاتھ پرے کیا تھا اور عین اسی لمحے پلٹتے ہوئے شاہ جہاں کے قریب آئی تھی۔ وہ لوگ ماجرا سمجھ بھی نہ پائے تھے جب ایک جست میں اپنے کاندھے سے آستین ہٹاتے ہوئے اس نے زخم زدہ بازو شاہ جہاں کو دکھایا تھا۔ زرار تیار نہ تھا اس سب کے لیے، جبکہ یہ سب دیکھ کر شاہ جہاں کا خون رگوں میں منجمد ہوا تھا۔ کئی آبے چشم پھوٹتے رخسار پر گرتے گئے تھے۔ دیکھے ڈیڈ، یہ ہے آپ کا فیصلہ، اب دیکھیں میری طرف، آنکھیں بند مت کریں، آپ دیکھیں مجھے اور اپنے انتخاب کو، میں تمہارا قتل کر دوں گا، چلو یہاں سے۔ ایک بار پھر آگے بڑھتے اس نے حیا کو قابو کرنا چاہا تھا، مگر اب کی بار شاہ جہاں نے درمیان میں آتے زرار وجاہت کو ایک زوردار ضرب دیتے ہوئے حیا سے دور دھکیلا تھا۔ دور رہنا تم میری بیٹی سے۔ للکار ایک شدت زدہ سی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ وہ با آواز بلند چلائے تھے۔ اس پر زرار وجاہت میری جان، آنم شاہ اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ایک دم اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے قریب بڑھی تھی، کیونکہ وہ خائف تھی اس کے غصے سے۔ میری ہمت کی بات ایٹ لیسٹ آپ بالکل مت کریں، جتنی ہمت مجھ میں ہے نا، یہ آپ کی 7 نسلیں بھی نہیں جان سکتی، اور یہ پہلی اور آخری بار تھا جو آپ میرے اور نور الحیا کے درمیان آئے ہیں۔ اب کی بار یہ غلطی دوبارہ مت کیجیے گا۔ تنبیہ انداز میں انہیں وارن کرتے ہوئے وہ حیا کی جانب بڑھا تھا۔ تمہیں تو میں ٹھیک کرتا ہوں لڑکی، تم نے سمجھ کیا لیا ہے زرار وجاہت کو؟ کہتے ساتھ اس نے پھر حیا کی کلائی تھامنی چاہی تھی، مگر شاہ جہاں نے اسے پرے دھکیلا اور اس بار خود حیا کے سامنے دیوار بنے تھے۔ دور رہنا تم میری بیٹی سے۔ اچھا واقعی؟ ایک آئی برو اچکاتے چند لمحوں کو شاہ جہاں کا اکھڑتا ہوا سانس دیکھ وہ ٹھہرا تھا، مگر یہ ایک ناقابل یقین رد عمل تھا جو اس 32 سالہ شخص نے ظاہر کیا۔ پینٹ کے عقب سے گن نکالتے ہوئے اس نے شاہ جہاں کی کنپٹی پر تانی تھی۔ ذرا اس کے رد عمل پر آنم شاہ آگے کو بڑھی تھی، جبکہ عقب میں کھڑی نور الحیا اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک لفظ بھی اور اگر اب آپ کے منہ سے نکلا تو میری اس بندوق میں جتنی بھی گولیاں ہیں وہ میں آپ کے سر میں اتار دوں گا۔ یاد رکھیے یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے جو میں نے اب تک پوری نہیں کی، لیکن اب اس کو پورا کرنے سے میں گریز نہیں کروں گا۔ میں تمہارا باپ ہوں، مت بھولو تم یہ زرار۔ میرے باپ نہیں، میری ماں کے شوہر، زبردستی کے شوہر۔ اور لڑکی، تم چل رہی ہو یا اپنے باپ کی میت کے بعد ہی چلو گی؟ گردن ترچھی کرتے ہوئے اس نے نور الحیا کو مخاطب کیا تھا۔ میں چل رہی ہوں۔ شکست خوردہ سا لہجہ وہاں موجود ہر ایک کی سماعت سے ٹکرایا تھا، اور اب کی بار قدم بڑھاتے ہوئے وہ آرام گاہ سے باہر نکلی تھی، جبکہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد زرار بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ چند روز بعد یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا۔ زرار اپنے آفس کی میٹنگز، پروجیکٹس میں خاصا مصروف رہنے لگا تھا۔ وہ جو صبح جاتا رات گھر لوٹتا اور آنے کے بعد سیدھا اپنی آرام گاہ میں چلا جاتا۔ اس تمام تر عرصے میں اس کا اور نور الحیا کا خاصا سامنا نہیں ہو رہا تھا، جبکہ گھر کا ماحول کافی ڈسٹرب رہنے لگا تھا۔ دوسری جانب اسفندیار خان اور جاسم نے سارا کو ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے، مگر ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ اب کے ہار مانتے ہوئے وہ لوگ اپنی اپنی دنیا میں لوٹ چکے تھے۔ دورانی گروپ آف انڈسٹری ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی تھی۔ آج کے دن جاسم کو عالیہ سے ملنا تھا جو اس کو ایک برانڈ کی شوٹنگ پر لے کر جانے والی تھی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے ہوٹل کے باہر گاڑی میں بیٹھا عالیہ کا انتظار کر رہا تھا، جب اس بار وہ سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ چست جینس پر شارٹ ٹاپ زیب تن کیے وہ خاصی بولڈ ڈریسنگ میں تھی، جبکہ اس کے ساتھ اس کو شاید سی آف کرنے کے لیے ایک لڑکا اس کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ یہاں جاسم فقط دور سے ان لوگوں کی حرکت دیکھ سکتا تھا۔ جب چند لمحے اس لڑکے سے گفتگو کرتے عالیہ نے قدرے بے باکی سے اسے گلے لگایا تھا،
जासिम आलिया से इस रद्दे अमल के लिए तैयार ना था। एकदम चौंकते हुए आंखों से सनग्लासेस उतारते हुए इसने मंजर को वाजी तौर पर देखना चाहा था, जबकि अब वो एक अदा से चलती हुई जासिम की गाड़ी के करीब बढ़ रही थी। जासिम ने कदरे जब्त से लब भींचे थे और स्टेयरिंग संभाली थी, जबकि वो अब के इसके साथ विराजमान हुई थी। कैसा रहा तुम्हारा दिन हनी? अच्छा। फकत एक लफ्ज। क्या हुआ जासिम? तुम्हारा मूड मुझे कुछ खराब लग रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज तुम्हारी पहली शूटिंग है। हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मगर मुझे एक बात बताओ आलिया, वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ? तुम किस लड़के की बात कर रहे हो? वो जो मुझे बाहर छोड़ने आया था? हाँ बिल्कुल आलिया, तुम्हारे साथ जब वो लड़का था, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो जासिम, यूं रिवायती मर्दों की तरह मुझसे दोबारा बात मत करना। और रही बात इस लड़के की, तो वो लड़का नहीं, मेरा दोस्त है। और तुम जानते हो मेरा सर्कल ऐसा ही है। इतना बैकवर्ड क्यों जा रहे हो तुम? ये सब रिवायती मर्द नहीं कहलाते आलिया, बल्कि गैरतमंद कहते हैं इन्हें। तुम इस लड़के को किस कर रही थी? मतलब समझती हो इस बात का? व्हाट द हेल जासिम, क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहते साथ अब के आलिया ने कानों में एयरपोर्ट्स लगाए थे। वाजी था कि अब वो जासिम को और नहीं सुनना चाहती थी। चंद लम्हे जासिम खामोशी से आलिया को देखता रहा, मगर जब ये एहसास हुआ कि इसको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो खामोशी से ड्राइविंग करने में मसरूफ हुआ। कुछ देर की मुसाफत तय करने के बाद वो लोग एक इंडस्ट्री के बाहर रुके थे। चूंकि यही इनकी मंजिल थी, इसका ताल्लुक मीडिया मॉडलिंग से था। अपनी मंजिल पर पहुंचते आलिया गाड़ी से उतरते हुए अंदर की जानिब बढ़ रही थी, जबकि खुद ड्राइविंग सीट से उतरते हुए इसने एक नजर आगे बढ़ती हुई आलिया पर डाली, मगर कोई फायदा ना था। सर झटकते हुए वो इसके पीछे हम कदम हुआ था। अंदर का माहौल जासिम असफंदियार की तोक़ों से कदरे मुख्तलिफ था। ये एक गैर तसल्ली बख्श होलनुमा कमरा था, जहां मुख्तलिफ किस्म के प्रॉप्स और रैंप मौजूद थे। इन दोनों समेत वहां और नौजवान लड़के लड़कियां भी मौजूद थे, जिनमें से कुछ के लिबास देखकर चंद लम्हों के लिए जासिम असफंदियार खान ठिठका था, मगर खुद को कंपोज करते वो आलिया के बुलाने पर इसके साथ डायरेक्टर के कमरे की जानिब बढ़ा था। यहाँ बैठो जासिम, मैं इनसे बात करती हूँ। इशारा कुर्सी की जानिब था। मुनासिब कदोकामत रखने वाले इस डायरेक्टर ने एक तिरछी नजर जासिम पर डालते हुए आलिया की जानिब तवज्जो रखी थी। क्या तुम इस लड़के की बात कर रही थी? जी मिस्टर सैफ, मैं इन्हीं की बात कर रही थी। अच्छा है। लड़के, जरा खड़े तो हो। डायरेक्टर के मुखातिब करने पर जासिम ने एक नजर आलिया को देखा था और फिर डायरेक्टर को देखा। अरे भाई, घूर क्या रहे हो? उठो जरा, देखें हम कितना दम है तुम में। कदरे जब्त करते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ था। ठीक है कद। अच्छा, जरा इस कोने पर जाओ। इशारा प्रोप्स की जानिब था। सुस्त रवि से कदम उठाते हुए वो बताई गई जगह पर ठहरा था। वो जो कोने पर दुपट्टा पड़ा है ना, जरा इसको पहनो और अपने कैरेक्टर से बाहर आकर दिखाओ। और क्या क्या कर सकते हो तुम? आपके डायरेक्टर की बात सुनकर वो जो कब से जब्त के कड़े पहरे खुद पर बिठाए हुए था, बिफरा सा चिल्लाया था। ये क्या मजाक लगा रखा है? ये करो, वो करो, वैसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे खड़े हो जाओ। क्या मुझे पागल बना रहे हो? क्या समझा हुआ है मुझे? सड़क से उठकर आ गया हूँ क्या मैं यहाँ मॉडलिंग करने? ओ भाई ठंडा रह। यहाँ बहुत से आए हैं जिनको हमने ऊपर भी पहुंचाया है और नीचे भी, तो जरा ठंडा रहकर बात कर। आपके डायरेक्टर तंजिया अंदाज में गुर्राया था, जबकि आलिया ने अपनी जगह छोड़ते हुए जासिम की जानिब कदम बढ़ाए थे। क्या हो गया है तुम्हें जासिम? कितने बड़े डायरेक्टर से मैं तुम्हें मिलवा रही हूँ और तुम यूं बदतमीजी करके सारा काम खराब कर दोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लड़की, तुम्हें इलाज की जरूरत है। जानती नहीं हो तुम कौन हूं मैं? हाँ, और यूं टके टके के लोगों की बातें सुनना कम से कम मेरे बस से बाहर है। अबे, किसको बोला है टके टके का? हाँ, निकल बाहर यहाँ से अभी के अभी, इससे पहले कि उठवा कर बाहर फिकवा दूं। निकल इधर से। करो तुम यहाँ। मैं थूकता भी नहीं हूँ इस जगह पर। कहते साथ वो बर्क रफ्तारी से वहां से बाहर निकला था, जबकि अपना सर पीटती हुई आलिया कुछ डायरेक्टर को समझाने के बाद इसके पीछे भागी थी। जासिम, मेरी बात सुनो। रुको जासिम, बात सुनो मेरी। इसको मुसलसल कदम बढ़ाते हुए देखकर आलिया अब के चिल्लाई थी। किस बात का घमंड है तुम में? हाँ, अब के वो ठहरा था, अकब से गूंजता हुआ फिक्रा सुनकर। बहन तुम्हारी कहीं भाग गई है? बिजनेस तुम लोगों का ठप पड़ा है। बाप तुम्हारा हर वक्त घर में रहता है और मेरे डैड से कहता है कि बिजनेस पार्टनरशिप दे दो। और तुम किस काबिल नहीं हो, और तुम किसी काबिल नहीं हो। कितनी मुश्किल से इतने बड़े डायरेक्टर को मैंने मनाया था, और क्या किया है तुमने? इतना गुरूर है तुम्हें? बताओ मुझे किस बात का? लड़की के साथ तुम्हारी वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी वजह से तुम्हें कितनी बदनामी उठानी पड़ी है।
फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुई थी सिर्फ इसलिए कि तुम अगर मॉडलिंग के लिए तैयार हो जाओगे तो इस डायरेक्टर से मुझे कोई फायदा मिलेगा। मगर तुम तुमने अपने साथ मेरा भी नुकसान कर दिया है। तफ है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना। कहते साथ वो लंबे लंबे डिग भरती हुई वापस हॉल के अंदर दाखिल हुई थी, जबकि वो 29 साला जासिम उसफंदियार फकत सकते के आलम में था। इन चंद रोज में दुनिया जो बदल गई थी, वो जाने वाली लड़की ऐसा आईना दिखा गई थी जिसमें फकत सच्चाई थी, कड़वी सच्चाई। शायद वो अपने हवास में ना था। होता भी कैसे, वो सब कुछ खो चुका था, सब कुछ हार चुका था। महवे सोच सा वो स्टेयरिंग संभालते हुए अभी कुछ ही आगे को बढ़ा था जब मोबाइल की स्क्रीन जगमगाई थी। एक नजर इस पर डालते हुए फोन कान को लगाया था। हाँ, हेलो, बोलो सर। जल्दी पहुंचे ऑफिस। यहाँ गोदाम में आग लग गई है सर। वो अपने फ्लो में ड्राइव करने में मसरूफ था। फोन से चिंगारती हुई मैनेजर की आवाज सुनकर वो एकदम से ब्रेक पर पैर दे गया। कितना नुकसान हुआ है? फकत एक फिक्रा था जो इसके लबों से अदा हुआ। सर, हमने फायर ब्रिगेड को कॉल की है, वो अब तक नहीं पहुंची है। ठीक है, तुम कॉल मिलाते रहो, मैं पहुंचता हूँ वहां। और अब के अंधाधुंध ड्राइविंग करते हुए वो असफंदियार खान इंडस्ट्रीज के बाहर पहुंचा था, मगर वहां का मंजर देखकर दिल मुट्ठी में आया था। आग के भड़कते शोले फिजा में उठते इनकी उम्र भर की रियासत की बर्बादी का मुंह बोलता सबूत था। तमाम मुलाजमीन बाहर ही मौजूद थे। जब गाड़ी से उतरते वो सुस्त रवि से कदम उठाता हुआ फैक्ट्री के करीब बढ़ गया था, मगर वहां मौजूद लोगों ने इसे काबू किया था। सब खाक हो गया था, सब राख हो गया था, कुछ बाकी नहीं था। सीन चेंज। वो जो तबीयत की खराबी के बाद आराम करने की गर्ज से आंखें मूंदे लेटी थी, अब के मितली सी महसूस होने पर एकदम बाथरूम की जाने भागी थी। एक के बाद देगर बार इसको वफके वफके से कह आ रहे थे। सीने पर हाथ फेरते हुए वो बामुश्किल खुद को कंपोज करती हुई जीनों तक पहुंची थी, मगर मंजर बार बार धुंधला रहा था। जो ही अगला कदम बढ़ाया था वो वही लड़खड़ाई थी। आंखों के गिर्द गहरी घटा छाई थी। बेतौजान सी वो होश व खर्च से बेगाना जमीन बोस हुई थी। ये वक्त शहर का था, जिसके बाद घर पर फकत मुलाजमीन थे जो अपनी ड्यूटीज देने में मसरूफ थे। यहाँ काफी देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंची थी। फैक्ट्री का सारा माल जलकर खाक हो चुका था। ठहरना बेकार था। वो थका हारा घर की जानिब रवाना हुआ था। सीन चेंज। रोलिंग चेयर पर बैठे पैन की नोक पेशानी से टिकाए वो आने वाले दिन का प्लान तैयार कर रहा था। फ्री मेसिन्स के कारिंदे कुछ इस तरह काम करते थे कि वो मशहूर नामवार अराकीन को निशाना बनाते। इनकी कमजोरी जानकर शोहरत दौलत ये दो चीजें थीं जिसका जरार वजाहत अजल से दीवाना था। सैन फ्रांसिस्को जाने के बाद इसने बाप का पैसा जहां कहीं भी इन्वेस्ट किया था वो फकत डूबता ही चला गया था, और इस सब से आनमशा अनजान थी। इसी आशना में जरार की मुलाकात गागा से हुई थी, जो इससे कबल जो इससे कबल यहूदियों की पीर वकार थी। जरार इस वक्त जिस कंपनी में काम कर रहा था, इस गिरोह को इस कंपनी के मालिक की कुछ अहम मालूमात हासिल करनी थी, जिसके लिए इन्होंने पहले जरार पर नजर रखना शुरू की, जिसमें सबसे बड़ा किरदार गागा का था। इन लोगों ने जरार की कमजोरी जान ली थी। इसको अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी थी। इस तमाम अरसे में वो कहीं भी किसी औरत के साथ नहीं पाया गया था, लेकिन इसको शोहरत और दौलत का जुनून था, और यही इन लोगों ने वार करके इसे जेर किया था। लेकिन जब वो इस यहूदी सेकेट का हिस्सा बना तो इसकी बदौलत इन लोगों को इतनी कीमती मालूमात इसके जरिए मिलती गई थी, और यूं जरार वजाहत का इस सेकेट में एक बुलंद मर्तबा बन गया था। वो जो कहता माना जाता। इसी दौरान अली को भी इसका हिस्सा बनाया गया था। जरार को अली एक कंपनी के बाहर मिला था जब इसको अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। जरार ने इसी वक्त भाप लिया था कि ये लड़का करामद रहेगा, इसीलिए इसने अली की कमजोरी जकड़ते हुए इसे इस सेकट का हिस्सा बनाया था। यहाँ खिदमत देने से लाखों करोड़ों की कमाई वो बआसानी कर लेता था, और यही वजह थी कि कई नामवार लोग इस सेकट का हिस्सा थे। ये सच है कि शैतान को पूजने वाले आज भी मौजूद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में किबला जादू के कदीम नुस्खे मौजूद थे जो करामत थे, और यही कुछ हासिल करके इन लोगों की नस्लें कुछ अमेरिका और कुछ जर्मनी भाग गई थी, मगर वही ये लोग परवान चढ़ रहे थे। इनमें से कुछ दीवानगी की हद तक दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए अपनी रूह तक शैतान को बेच देते हैं, जबकि कुछ इनके मातहत काम करते हैं, और यही किरदार जरार वजाहत का था। जरार को अगले रोज टाउन जाना था। वहां एक बड़ा इवेंट मुनक्कद किया गया था नए आने वालों के लिए। इसी बिना पर वो अपना काम समेटते हुए अब के मेंशन की जानिब रवाना हुआ था। कुछ देर की मसाफत तय करते हुए वो मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था।
थ्री पीस में मलबूस वो वजाहत का मुंह बोलता हुआ सबूत जरार वजाहत अनम खातून और शाहजहां एक बिजनेस पार्टी अटेंड करने के लिए गए थे। जब कदम बढ़ाते हुए वो जीनों तक पहुंचा था, यहाँ मुकाबिल मंजर देखकर कदम जंजीर हुए थे। नूरुल हया का वजूद फक्र रंगत लिए जमीन बोझ था। एक जस्त में इसकी जानिब बढ़ते हुए इसने रुखसार सहलाए थे। हे हया, उठो। क्या हुआ है? हया, उठो यार, क्या हुआ है? रोजी, एक बुलंद दहाड़ जो जिसको सुनकर रोजी सर पर दौड़ती हुई इसके पास आई। यस सर। ये क्या हुआ है इसे? तुम लोग सब कहाँ मर रहे थे? सर, हमें नहीं पता मैम को क्या हुआ है। अगर इसे कुछ भी हुआ ना, मैं तुम लोगों का कत्ल कर दूंगा। कहते साथ इसने नूरुल हया को बाजुओं में भरते हुए कदम वापस पोर्च की जानिब बढ़ाए थे। एक लंबी मसाफत तय करने के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे। नूरुल हया का ट्रीटमेंट जारी था और इस तमाम अरसे में वो शाहजहां और आनम शाह को भी खबर कर चुका था। फोन बंद करके इसको अगला ख्याल अली का ही आया था, जो कई रोज से ऑफिस में भी नजर नहीं आ रहा था। इसी आशना में इसने नंबर मिलाते हुए फोन कान को लगाया था। चंद घंटियां बजती रही थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम फेरते इसने कशादा हथेली चेहरे पर फेरी थी और फिर यूं एक सजदा करके शुक्र अदा किया था। फोन अभी बज रहा था। जानमाज का किनारा मोड़ते हुए वो आगे को बढ़ा। फोन की जगमगाती हुई स्क्रीन पर इसका नाम दर्ज था। एक गहरी सांस फिजा में खारिज करते हुए खिड़की पर लगा हुआ पर्दा हटाते हुए पार मैदान में देखा, जहां कब्र पर फूल अब भी ताजा थे, जहां तख्ती पर नाम दर्ज था, सारा असफंदियार खान। जज्ब से आंखें मीचते हुए इसने फोन कान को लगाया था। यस सर। कहाँ हो तुम इतने रोज से? तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है। जल्दी पहुंचो, हॉस्पिटल, जरूरत है मुझे तुम्हारी। ठीक है सर, मैं पहुंचता हूँ। अली के अंदाज से कोई नहीं पहचान सकता था कि इसके वजूद के अंदर एक लावा उबल रहा है। वो खुद को कंपोज करते हुए कपड़े तब्दील करने की गर्ज से बाथरूम की जानिब बढ़ा था, जबकि यहाँ नूरुल हया का ट्रीटमेंट हो चुका था, जिसके बाद अब के एक लेडी डॉक्टर ने बाहर आते हुए जरार को अपने कैबिन में बुलाया था। सर को खाम देते वो अंदर दाखिल हुआ, जबकि डॉक्टर के इशारे करने पर मुकाबिल रखी हुई कुर्सी पर पूरे क्रोफर से विराजमान हुआ। कैसी तबीयत है मेरी मिसेस की? जी सर, हमने इनका ट्रीटमेंट कर दिया है, वो पहले से बेहतर हैं। और ऐसी कंडीशन में ये सब मामूली बात है। आपको बस इनका ख्याल रखना होगा। वो डिप्रेशन का शिकार हैं। आप कोशिश करें कि वो ज्यादा ना सोचें, ज्यादा से ज्यादा खुश रहें। इनको तसल्ली बख्श माहौल दिया जाए। बाकी मैं कुछ एक्सरसाइज और दवाई लिख देती हूँ, जो इन्हें बाकायदगी से खिलानी होगी। डॉक्टर के फिक्रे पर इसने बेसाख्ता आईब्रो उचकाई। मैं समझा नहीं, आप किस कंडीशन की बात कर रही हैं? वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा सॉरी, मैं बताना भूल गई हूँ आपको। आपकी मिसेज एक्सपेक्ट कर रही हैं। मुबारक हो मिस्टर जरार आपको। क्या? नाकाबिले यकीन। सादा अमल। वो खासा शॉक्ड हुआ था। आप मतलब आपका मतलब है नूरुल हया, मतलब मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है? जी सर, मैंने यही कहा है। आप बस इनका ख्याल रखें और वो जा सकती हैं आपके साथ अभी। ठीक है, क्या मैं मिल सकता हूँ इससे? जी सर, मैं नर्स से कह देती हूँ, वो आपको रूम में ले जाएगी। वो जो आंखें मूंदे स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, चेहरे पर मध्यम सी सांसों की आहट महसूस करते हुए पट से आंखें खोली थी, मगर वही धड़कनों की रवानगी तेज हुई थी। वो 32 साला शख्स इसके ऐन मुकाबिल था, अपने दोनों हाथ इसके गिर्द रखे हुए हिसार सा बनाए इसकी जाने मुतवज्जा हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीटी, यू आर एक्सपेक्टिंग। मुकाबिल के लबों से फिक्रा सुनकर चंद लम्हों के लिए वो सांस लेना भूल गई थी। वो खुद नहीं जानती थी ये खबर खुशी की थी या फिर गम की। एक गहरा सांस खुद में खींचा था इसने, जबकि एक नन्हा मोती आंखों से टूटा था, मगर इससे कबल कि वो नूरुल हया के रुखसार में जज्ब होता, एकदम जरार इसे अपनी उंगली के पोरों से चुन गया था। वेकअप हनी, घर जाना है। कहते साथ इसने नूरुल हया को सहारा देते हुए खड़ा किया था, जबकि वो अब भी सकते के आलम में थी। वो लोग जो गाड़ी में बैठे मेंशन की जानिब रवाना थे, एकदम मुकाबिल से यू टर्न लेती हुई गाड़ी से इनका तसादम हुआ। जरार ने एकदम से ब्रेक पर पैर दिया था, मगर पारा सावानेजे को पहुंचा था जब गाड़ी से उतरते हुए इसने एक जोरदार सदा लगाई थी। अंधे हो क्या? जब चलानी नहीं आती है तो रोड पर लेकर गाड़ियां निकलते ही क्यों हो? वो जो अपनी सोच में महफता ड्राइव करते हुए तसादम कर गया था, आपके जरार के मुखातिब करने पर गाड़ी से बाहर निकला, मगर इन दोनों का जो ही एक दूसरे से सामना हुआ था, अपनी अपनी जगह साकत हुए थे, जबकि गाड़ी के अंदर बैठी नूरुल हया अगला सांस लेना भूल गई थी। जुदाई मौत से ज्यादा सख्त है। मनो हिम्मत मुश्तबा करते हुए कदम बाहर को रखा था।
जबकि यहाँ गाड़ी से अगली हस्ती को निकलता हुआ देखकर इधर जासिम असफंदियार खान अपनी जगह मुंजमद हुआ था। वो तूफान जो कई रोज से बरपा था, अब के वो तबाही नजरों के सामने घूम उठी थी। यहाँ जरार वजाहत ने इसकी नजरों के ताकब में अपने दाईं जानिब से आती हुई नूरुल हया को देखा, मगर इससे कबल कि वो कुछ और आगे को बढ़ती, यहाँ वो 32 साला शख्स दरमियाने रास्ते में हायल हुआ था। वापस गाड़ी में जाकर बैठो नूरुल हया, करख्त लहजा वहां इन लोगों की समाज से टकराया। नहीं, मुझे बात करनी है इससे। इससे कबल के नूरुल हया जरार के हुक्म पर कुछ कहने को लब वाक करती, एकदम कुछ और आगे को बढ़ते हुए जासिम गोया हुआ था, तुम अपना मुंह बंद रखना और 1 मिनट से पहले यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तन भी करते हुए जरार वजाहत सरापाए गैस व गजब में खोलता हुआ गुर्राया था, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक हया से बात नहीं कर लेता, और तुम कम से कम हमारे दरमियान में बोलने वाले कोई नहीं होते हो। कहते साथ वो हया की जानिब बढ़ा था। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा है? कहते साथ एक जोरदार पंच इसने जासिम असफंदियार खान के मुंह पर रसीद किया था। इससे कबल के वो संभल कर कोई वार कर, जरार ने अगले वार में अपनी टांग सीध में एन इसके पेट में मारी थी। खून की लंबी फवार जासिम के मुंह से बरामद हुई थी, जबकि यहाँ हया ने बेसाख्ता हाथ लबों पर रखा था। दूर रहना इससे आज के बाद, तनबे करती हुई वो गरजदार आवाज, इसके करीब भी नजर आए तो मैं जरार वजाहत तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। कहते साथ इसने नूरुल हया की कलाई जकड़ी थी। बकवास बंद करो अपनी, मैं मोहब्बत करता हूँ इससे। खुद को कदरे कंपोज करते हुए जासिम ने लबों से खून साफ किया था। छोड़ो इसका हाथ। अब के वो जब्त होते हुए नूरुल हया के करीब बढ़ा था, मगर इससे कबल ही जरार नूरुल हया को परे कर गया था। वो बेतौजान सी गाड़ी का सहारा ले गई थी, मगर जो ही पलटी थी मंजर जानलेवा था। वो दोनों मद मुकाबिल थे, एक बंदूक थामे, सरापाए गैस व गजब में डूबा हुआ, और मुकाबिल वो दीवानों की तरह बंदूक की नाल से पेशानी जोड़े नफरत अंगेज निगाहें इस पर मरकूज किए हुए था। एक की निगाहों में गजब था तो दूसरा दीवाना सा इसके गजब को हवा दे रहा था। अब एक कदम भी आगे को बढ़ाया तो कसम से इस बंदूक में जितनी भी गोलियां हैं वो मैं तुम्हारे सर के अंदर उतारने में एक लम्हा भी जाया नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये धमकी मुझे इसके करीब जाने से रोक देगी तो फकत खाम ख्याली है तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है जरा, तुम इसको यूं जबरदस्ती अपनी कैद में रख कर इसका दिल जीत लोगे? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ये बात तुम जानते हो। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। बकवास बंद करो अपनी। कहते साथ इसने बंदूक का एक नोकीला सिरा इसकी पेशानी पर मारा था। ये एक कारीवार था जो जासिम असफंदियार खान पर किया गया था। वो कराते हुए चंद कदम दूर हटा था। खुदा का वास्ता है, बस कर दे, बहुत हो गया है। अब के वो चिल्लाती हुई इन दोनों के दरमियान आई थी। खुदा का वास्ता है, बस कर दे, और मेरी जात का कितना तमाशा बनाएंगे आप लोग? क्यों नहीं है आप लोगों में खौफे खुदा? नूरुल हया, अभी के अभी गाड़ी में वापस जाकर बैठो, एंड दिस इज माई ऑर्डर। कदरे जब्त से दांत पीसते हुए वो गोया हुआ था। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। मैं आपके किसी भी हुक्म को मानने की ताबेदार नहीं हूँ। और आप, अब के वो पलटी थी इस 29 साला जासिम असफंदियार खान की जानिब, क्या सुनना चाहते हैं? अब मुझसे क्या बात करनी है आपको? मुझे पूरी दुनिया के सामने जलील करके आपको सुकून नहीं मिला क्या, जो अब फिर आप मेरी जिंदगी तबाह करने आ गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नूरुल हया। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, इसके बाद मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। यार, मैं अंधा हो गया था अपने ख्वाहिशात के आगे, मगर तुम्हारे लिए मेरे जो एहसासात हैं वो सब सच्चे हैं। मेरा यकीन करो, वो एक एक लफ्ज जो मैंने तुमसे कहा था वो सब सच था। अच्छा, तो क्या करूं मैं आपके इस सच का, जो आपने मुझसे तो कह दिया है, मगर जब वो सच मैंने दुनिया को बताया तो आपने इस सच को झूठ बना दिया। एक बार भी आपका दिल नहीं कांपा था, आपकी जबान नहीं लड़खड़ाई थी? जब मैं अपने घर वालों के सामने, अपने बाप के सामने खड़ी होकर सच कह रही थी तो मुझे झूठा बनाते एक बार भी आपकी रूह नहीं लर्जी थी जासिम? क्यों? आखिर क्यों आप मर्द इतने संगदिल होते हैं? मेरा बाप, मेरा शोहर, या फिर आप? मेरी जिंदगी में आने वाला हर एक मर्द फकत पत्थर दिल पाया है मैंने। बर्क से बहते आबे चश्म जासिम असफंदियार खान के दिल पर मोम की तरह उतर रहे थे। हया, मेरा यकीन करो यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं खाली हाथ रह गया हूँ। मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मेरी बहन सारा इसका कुछ पता नहीं है।
मेरी ख्वाहिशात मेरे लिए अंजाम बन गई हैं। मेरा बाप वो बिस्तर पर है। मैं सब कुछ खो चुका हूँ यार। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती है अब जो मलाल से खाली हो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ खुद को जिंदगी की तरफ लाने के लिए, मगर एक के बाद एक तबाहकारियां मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। मैं क्या करूँ? मुझे लगता है तुम्हें छोड़कर मैं खुदा को नाराज कर बैठा हूँ। आपके वो शिकस्त खरदा सा हाथ झटक गया था। क्या ये मुमकिन नहीं है कि तुम एक बार मुझे मौका दे दो? एक बार तो खुदा भी मौका दे देता है ना हया। तुम एक बार मुझे मौका दे दो, मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया भर की खुशियां रख दूंगा। यार, तुम्हें खोकर सब कुछ खो चुका हूँ। पता है तुम मिल जाओगी तो सब कुछ मिल जाएगा मुझे। वो आस लिए इसकी आंखों में देखे गया, जबकि अकब में खड़ा वो 32 साला शख्स आपके गाड़ी के बोनट से टेक लगाए महजूज सा इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। यहाँ चंद लम्हों की तौक़ुफ़ के बाद वो कदरे पुरसुकून अंदाज में गोया हुई। पता है क्या? इंसान की फितरत होती है, वो बज़ाहिर खुद को जितना मुतमईन कर ले, बेकसूर समझे, चेहरे पर मुस्कुराहट का नकाब ही क्यों न चढ़ा ले, मगर हकीकत में जो इसका ज़मीर होता है ना, वो इसको बेसुकून कर देता है। इसको बार-बार वो आईना दिखाता है जिससे वो छुपकर भाग जाना चाहता है। वो लम्हों के लिए ठहरी, बेतासुर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। एक कदम जासिम के करीब बढ़ाया। मैं आपको बद्दुआ नहीं दूंगी जासिम, जबकि दिल और हालात यही चाहते हैं, मगर अब दुआ भी नहीं। आपके लिए मेरा दिल हर एहसास से आरी है। आप किबला भी बनकर आएंगे ना, तो मैं काफिर हो जाऊंगी। एक गहरी मुस्कुराहट। वो खामोश हुई थी, जबकि मुकाबिल वो 29 साला शख्स मंजमद रहा, यूं के अगला सांस भी वजूद पर भारी सा था। चंद लम्हे खामोश रहते वो फिर से गोया हुआ। मुझे माफ कर दो नूरुल हया, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरा जमीर मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर बस एक बार मुझे। आपको ये गुमान कैसे लाहक हुआ कि मेरे दिल में नफरत का ही सही आपके लिए कोई जज्बा है? और किस बात की माफी? माफी तो मुजरिमों को दी जाती है इनकी सजा की। और आप जासिम असफंदियार खान गुनाहगार है मेरे। और गुनाहों की माफी इंसान नहीं, मेरा अल्लाह देता है अपनी अदालत में, रोज़े महशर। जब सदा बुलंद होगी ना, तो जासिम असफंदियार, आप आपको लब्बैक कहना पड़ेगा। वहां आपकी कोई भी दलील काम नहीं आएगी। वो मोहब्बत जो आपसे हुई है ना, अब दिल में यूं जज्ब हो चुकी है जैसे अरसा दराज बाद किताब के पन्ने में स्याही जज्ब हो जाती है। और हाँ, अब ये सारी दुनिया मिलकर भी आपको मेरी झोली में डालना चाहेगी ना, तो मैं बेलिबास होने को तरजीह दूंगी। कोशिश कीजिएगा कि आज के बाद मेरे सामने ना आए, क्योंकि अब तक मैंने आपको कोई बद्दुआ नहीं दी, मगर अब अगर आप मेरे सामने आए तो मैं खुद को रोक नहीं सकूंगी। कहते साथ वो पथरीले तासुरात चेहरे पर सजाए गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी, जबकि इसके हर एक बढ़ते हुए कदम के साथ जासिम का दिल मुट्ठी में आया था। वो एक जस्त में इसकी जानिब बढ़ा था, मगर ऐन दरमियान में जरार ने इसे काबू किया, जबकि वो 21 साला नूरुल हया बढ़ती गई थी। यहाँ जासिम असफंदियार खान के कदम जंजीर हुए थे। वो इसे रोकना चाहता था, मगर बेबस था। ठीक इसी तरह जिस तरह कुछ वक्त पहले नूरुल हया बेबस थी, जब वो सबको बताना चाहती थी हकीकत, मगर वो बेबस थी। आज इसी राह पर जासिम असफंदियार खान खड़ा था, मगर खाली हाथ। सुन चुके हो ना क्या सोचती है वो तुम्हारे बारे में, अब दफा हो जाओ यहाँ से। हया, हया प्लीज रुको यार, प्लीज माफ कर दो मुझे। हया प्लीज, मैं सब कुछ खो चुका हूँ यार, रुक जाओ प्लीज हया। मैं सब हार गया हूँ, प्लीज रुक जाओ हया। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। गो टू हेल मैन, हिकारत से कहते जरार वजाहत ने इसे परे पटका था, जबकि खुद कदम अब के गाड़ी की जानिब बढ़ाए थे। यहाँ वो खुद को कंपोज किए बेतासुर सी बैठी, खिड़की के पार चलती हुई सड़क को देखती रही थी। कुछ देर की मसाफत तय करते हुए वो लोग वापस वजाहत मेंशन पहुंचे थे। ये सूरज गुरूब होने का वक्त था। गाड़ी जो ही पोर्च में रुकी थी, बिना वक्त जाया किए हया ने कदम मेंशन की जानिब बढ़ाए थे, जबकि जरार इसके पीछे हम कदम हुआ था। पारा यूं सवानेजे को पहुंचा था कि मानो अब सब तबाह कर दे। यहाँ तमाम लोग सोशल एरिया में मौजूद थे। वो आवाज बुलंद आदाब तस्लीमात कहती हुई जो ही जीनों तक पहुंची थी, पीछे से चिंगारती हुई आवाज ने कदम जंजीर किए थे। जाने से पहले खुशखबरी नहीं सुनाओगी क्या सबको? जरार के फिक्रे पर आनम और शाहजहां दोनों ही इन लोगों की जानिब मुतवज्जा हुए थे। आओ जरा यहाँ और बताओ इनको जो डॉक्टर ने कहा है। कहते साथ इसने नरमी से हया का हाथ थामते हुए अपने हिसार में लिया था, जबकि इस अफ्ताद पर अचानक वो बौखलाई थी। कैसी खुशखबरी जरार? ये आनम खातून थी।
जबकि शाहजहां ने इस पर एक निगाह गलत डालने की भी गलती नहीं की थी, क्योंकि वो अब तक नहीं भूले थे इसकी पिछली हरकत को। अरे लगता है हया शर्मा रही है, चलो मैं ही बता देता हूँ। दरअसल ये मोहतरमा एक्सपेक्ट कर रही हैं। मुबारक 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 कहते साथ इसने तालियां बजाई थी। यहाँ जो आनम खातून को सांप सूंघ गया था, वही हया इसके अंदाजे बयां पर कुछ मुहतात हुई थी। ये तो वाकई खुशखबरी है, मिठाई खानी चाहिए हमें। ये शाहजहां थे जिन्होंने आपके दरमियान में मदाखलत की थी। जी बिल्कुल ससुर जी, बिल्कुल ठीक फरमाया है आपने। हम सबको मिठाई खानी चाहिए, मगर सोचने वाली बात है ना कि किस रिश्ते से। कहते साथ वो सोफे पर विराजमान हुआ था, पूरे क्रोफर से। क्या मतलब है जरा, हम सबका ही रिश्ता है? नहीं नहीं, यहाँ करेक्शन की जरूरत है। हम सबका नहीं, बस आपका रिश्ता है। आप नाना बनने वाले हैं और हम, हया हमारा क्या रिश्ता होगा भला? ये कैसी बातें कर रहे हो जरा? जाहिर सी बात है तुम बाप बनने वाले हो। नहीं, मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ। किसने कहा कि ये मेरा बच्चा है? यहाँ जरार वजाहत के फिक्रे पर जहां नूरुल हया जलजलों की जद में आई थी, वहीं शाहजहां अपनी जगह छोड़ते हुए एकदम खड़े हुए थे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो जरार? जी बिल्कुल मैं होश में हूँ, बल्कि आप अपनी बेटी को पूछें कि वो होश में रहते क्या कर रही है। हया, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन वो जो इसको मुखातिब करते हुए चंद कदम इसकी जानिब बढ़े थे, आपके एक कराह के साथ हाथ दिल के मकाम पर रखा था। हया, डैड! वो तड़प कर इसकी जानिब लपकी थी। शाहजहां, क्या हुआ है आपको? शाहजहां, संभाले खुद को। आनम खातून भी इनकी बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आगे को बढ़ी थी, जबकि वो 32 साला जरार वजाहत अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला था। चेहरे के तासुरात यूं पथरीले थे व बेतासुर थे कि मानो वो इस ही वक्त के इंतजार में था। डैड उठें, प्लीज डैड, ऐसा कुछ नहीं है। डैड प्लीज उठें। दूर रहो लड़की, खबरदार जो मेरे शोहर के करीब भी आई। यहाँ आनम खातून जब्त करते हुए इसे परे धकेल गई थी। मेरा यकीन करें ऐसा। श्श, खामोश। कोई झूठी कहानी नहीं सुननी मुझे तुम जैसी बदकिरदार लड़की की। मगर इतना जान लो कि अगर शाहजहां को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा कत्ल मैं अपने हाथों से करूंगी। तनबी अंदाज में इसे वार्न करते हुए खुद मुलाजमीन की मदद से शाहजहां को हॉस्पिटल लेकर गई थी, जबकि यहाँ वो फकत खाली हाथ को तकते गई थी। एक नजर अपने अकब में डाली थी, मगर जरार वहां मौजूद नहीं था। बिना किसी तौकफ के वो आरामगाह में दाखिल हुई थी। अरे तुम इतनी बेएहतियाती क्यों कर रही हो यार, ख्याल रखो अपना। बहुत, मुझे मेरा होने वाला बच्चा और तुम बिल्कुल सेहतमंद चाहिए हो, ठीक है? नरमी से इसे बाजू से थामते हुए जरार ने बिस्तर पर बैठाया था। एक सवाल कर सकती हूँ? शिकस्त खरदा सा लहजा जरार वजाहत की समात से टकराया था। वो जो इसको बिठाते हुए आईने के मुकाबिल खड़ा कफलिंग्स उतार रहा था, वहीं ठहरा। शीशे से एक तिरछी निगाह अपने अकब पर डाली थी। वो मुकम्मल काले लिबास पर, सर पर सुर्ख चादर लिए बेहरकत सी साकत बैठी हुई फर्श को घूर रही थी। हा हा हा, एक तौहीन आमेज फतहयाबी का कहका इस वहशत जदा कमरे की दरो दीवार से टकराते हुए इस लड़की के सीने में गोया इंतशार बर्पा कर गया था। जख्मी निगाहें इस शख्स पर उठी थीं। क्यों किया ये सब? मेरा करियर तबाह करके, मेरी हर एक ख्वाहिश का गला घोट कर, मेरे एक वाहिद रिश्ते, मेरे बाप के सामने मुझे जलील करके आखिर क्या मिला आपको? किसी खाई से आती वो कर्ब जदा सी आवाज नूरुल हया खामोश हुई थी, जबकि मुकाबिल वो 32 साला शख्स इसे देखे गया, बिना पलके झपकाए एक निगाह इसको देखे गया था। कोई इतना बेतासुर कैसे हो सकता है? ना मुझे तुमसे कोई मोहब्बत है, ना ही तुम्हें कैद करने की कोई तलब थी। तुम फकत जिद थी मेरी, सो पूरी हुई। आज तुम्हें और तुम्हारे बाप को इस हाल में देखकर जितनी तस्कीन मुझे मिल रही है, ये तुम और तुम्हारा बाप सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे बाप की वजह से मैं अपनी माँ से जुदा हुआ था। मेरी माँ ने सिर्फ तुम्हारे बाप की मोहब्बत में मुझे इस मुल्क से दूर भेजा था, खुद से दूर। वो अपना सारा वक्त तुम्हारे बाप को देना चाहती थी। ना तुम्हारा बाप मेरी माँ की जिंदगी में आता और ना ही मैं यतीमों जैसी जिंदगी गुजारता। तुम्हारे बाप ने न सिर्फ मेरी माँ की जिंदगी और जायदाद में अपनी जगह बनाई, बल्कि अपने साथ साथ तुम्हें भी उठाकर ले आया इस ऐश व आराम की जिंदगी गुजारने के लिए। ये वजाहत मेंशन इंडस्ट्रीज वजाहत खान की थी, जरार वजाहत के बाप की। इस पर सिर्फ मेरा हक था, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरा ये हक पूरे व शौक के साथ खुद भी लिया और तुम्हें भी दिया। सोचो जरा, वो शख्स जो सिर्फ काबिले नफरत है, मेरी निगाह में आज इसकी ये बर्बादी देखकर मुझे कितनी तस्कीन मिल रही होगी।
कितने जालिम हैं आप, कितने जालिम, आपको डर नहीं लगता खुदा से? न जाने क्यों मगर इसकी बातें सुनकर दिल में आने वाला सवाल वो बेसाख्ता कर गई थी। वो जो अपनी अलमारी के दराज खोलते हुए खड़ा था, पलटते हुए इसकी जाने मुतवज्जा हुआ। नहीं लगता मुझे तुम्हारे खुदा से डर, करख्त व संजीदा लहजा। और ये बात जान लो कि ज़रार वजाहत किसी से नहीं डरता। कदम कदम चलते हुए वो इसके करीब आरामगाह की जानिब बढ़ा आया था। रुखसार पर ठहरे हुए इसके बालों को कान के पीछे उंगली की मदद से उड़सते हुए पहली मोहरे मोहब्बत जब्त की थी। मुकाबिल वो 21 साला नूरुल हया तैयार ना थी इस अफ्ताब के लिए। इस शख्स की बेबाक हरकत पर वो खुद में सिमटते हुए पक हुई थी। वो कुछ और इसकी जानिब बढ़ा था। बहुत खूबसूरत हो तुम, तुम्हारा ये खौफजदा सा रूप बेहद हसीन है। मेरा दिल करता है तुमसे मोहब्बत करने को, दिल करता है दुनिया तुम्हारे कदमों में ढेर करने को, मगर मैं जब तुम्हारी शनाख्त पर गौर करता हूँ तो तुम मुझे वाजिबुल कत्ल लगती हो। दिल करता है कि इससे कबल कि वो कुछ और कहने को लब वाह करता, आरामगाह का दरवाजा एक के बाद दीगर बजना शुरू हो गया था। दस्तक से वाजी था कि बजाने वाला आशफता सरी में है। बिना किसी तौक़ुफ़ के इसने दरवाजा खोला था जब मुकाबिल अली को पाया। सर, वो कॉल आई है हॉस्पिटल से। तो क्या हुआ? अली के अंदाज पर जरार की पेशानी पर कई बल नमोदार हुए थे। सर, आपको जाना होगा वहां जल्दी। और यही अली की बात मुकम्मल होते वो बिना किसी तौक़ुफ़ के सरपट बाहर को दौड़ा था, जबकि अली ने एक नजर अंदर खड़ी हुई नूरुल हया पर डाली थी, जिसके चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ी थे। हर दर्द की एक मुद्दत होती है, जिसके गुजर जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। कुछ भी ताहयात रहने के लिए नहीं होता। बस हिम्मत नहीं हारना, सब ठीक हो जाएगा। अपनी बात मुकम्मल करते वो ठहरा नहीं था, जबकि यहाँ नूरुल हया की पेशानी पर कई बल नमदार हुए थे। आखिर वो क्या कहकर गया था, और इससे ही क्यों? जरार के जाते वो अब होश की दुनिया में लौटी थी। इसको हॉस्पिटल जाना था, अपने डैड के पास। हाँ, इसको जाना था। इसको कोई नहीं रोक सकता था। इसी सोच के साथ वो दुपट्टा तब्दील करने के गर्ज से जो ही अलमारी की जानिब बढ़ी थी, अगली निगाह अलमारी के दराज पर ठहरी थी। वहां दो मोबाइल थे, एक बेरंग पैकेट में, और वो मोबाइल किसी और के नहीं, खुद इसका अपना और सारा का था। वो पहचान सकती थी आखिर को, इतना अरसा इसके साथ रही थी। वो पहचान सकती थी अपनी दोस्त की चीजों को। आगे को बढ़ते हुए इसने मोबाइल उठाए थे। इस तमाम तर अरसे में इसको याद ही नहीं था कि वो अपनी चीजें कहाँ रख चुकी है। दोनों मोबाइल स्विच ऑफ थे। इनको थामते हुए वो वापस आरामगाह में आके बैठी थी। कुछ लम्हे खामोशी से इस सियाफाम स्क्रीन को तकती रही थी। आखिर ये जरार के पास क्यों थे? कई उलझनों में उलझते हुए इसने मोबाइल खोले थे। चंद लम्हों बाद इसका अपना मोबाइल खुलता गया था। एक के बाद दीगर मेल्स, मैसेजेस, कॉल्स की नोटिफिकेशन मौसूल हुई थी, मगर इसी लम्हे वो ठहरी थी। सारा की जानिब से चंद रोज कबल एक वीडियो की नोटिफिकेशन मौसूल हुई थी। उंगली के पोरों से इस पर क्लिक किया था। वो लोड हो रही थी। न जाने क्यों दिल बैठा जा रहा था। स्क्रीन पर धुंधला मंजर अब के वाजी हुआ था। मुकाबिल चलने वाली वीडियो जैसे जैसे आगे को बढ़ रही थी, यहाँ वैसे नूरुल हया की सांसें थमती जा रही थी। यू बिच! एक बुलंद दहाड़ वो देख सकती थी जरार को आगे को बढ़ते। एक जन्नाटेदार थप्पड़ मोबाइल थामती हुई सारा पर जड़ा गया था, जिसकी शिद्दत यहाँ मोबाइल पर चलती हुई स्क्रीन देखती वो 21 साला नूरुल हया बखूबी महसूस कर सकती थी। दिमाग मौफ होता जा रहा था। समातें जैसे यकीन करने से इनकारी थी। वो शख्स जिसके साथ वो एक घर में जेरे रिहाइश थी, जिसके नाम वो अपने तमाम जुमलाए हकूक कर चुकी थी, वो बुत परस्त था, कातिल था। वो वाकई यहूदियों का पैरवकार था। वो खुदा से न डरने वाला। वो कौन था आखिर? और अगर ये सच था तो किस रिश्ते के तहत वो एक साथ थे? कोख में पलते इस बच्चे का दीन पहचान क्या थी? एक के बाद देगर रूह जख्मी कर देने वाले ख्यालात इसकी चलती हुई सांसें रोकने के दर पे थे। ये सब, या मेरे खुदा, ये किस गुनाह की सजा है मेरे रब? कर्ब से चिल्लाते हुए वो अपने बाल मुट्ठी में दबोच गई थी। वो कातिल है, वो बुत परस्त है, यहूदी। या अल्लाह, यहाँ खुदकुशी करना हराम है, और जो जिंदगी लोगों ने हराम कर डाली है, मेरे रब मैं इसका क्या करूं? अपने बालों को सख्ती से दबोचते हुए वो आगे और पीछे की जानिब हिला रही थी, यूं कि जैसे जब्त करना इसके बस में ना हो। एकदम एक सोच ने जहन के पर्दों पर दस्तक दी। हर दर्द की एक मुद्दत होती है, जिसके गुजर जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। कुछ भी ताहयात रहने के लिए नहीं होता। बस हिम्मत नहीं हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
کچھ دیر پہلے وہ ادا کیا گیا علی کا فکرہ، کیا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا؟ کیا اس کو کچھ بتانا چاہتا تھا؟ آخر اس طرح پہلی بار اس کو کیوں مخاطب کیا تھا علی نے؟ کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے اس نے اب کے علی کا نمبر ملایا تھا۔ کچھ دیر گھنٹی بجتی رہی تھی مگر مقابل سمت سے جواب ندارت رہا تھا۔ اب کہ اس نے ایک بار پھر جو نمبر ملانا چاہا تھا، یہاں روزی سرپٹ بھاگتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی۔ میم میرے ساتھ چلیں نیچے، ڈرائیور آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کو فورا ہاسپٹل جانا ہوگا۔ کیا ہوا ہے روزی؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ رخسار پر بہتے ہوئے آب چشم ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتے ہوئے وہ کچھ قدم روزی کی جانب بڑھی تھی۔ میم نیچے ڈرائیور آپ کا انتظار کر رہا ہے، سر نے آپ کو فورا ہاسپٹل بلایا ہے، آپ انتظار مت کریں، چلی جائیں فورا۔ میرے ڈیڈ ڈیڈ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ کہتے ساتھ وہ مینشن کا مرکزی دروازہ عبور کرتے ہوئے پورچ کی جانب بڑھی تھی، جہاں ڈرائیور پہلے ہی گاڑی کا دروازہ کھولے اس کے انتظار میں تھا۔ کچھ دیر کی مسافت طے کرتے ہوئے وہ لوگ اب کے شہر کے درمیان میں بنے ہوئے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں پہنچے تھے۔ ریسیپشنسٹ سے معلومات لیتے ہوئے وہ مطلوبہ فلور پر پہنچی تھی، جہاں اپنے انتظار میں دیوار سے پشت ٹکائے فقط علی کو پایا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ڈیڈ کہاں ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ایک کے بعد دیگر سوال وہ آشفتہ سری میں علی سے کر گئی تھی، جبکہ اس کو یوں پریشان حال دیکھ کر علی نے چند قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ آپ کو میری بات بہت حوصلے سے سننی ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈیڈ کہاں ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اب کہ اس کی آواز حلق میں رند گئی تھی۔ شاہجہاں انکل کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، ان کی کنڈیشن اب خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ لیکن کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے ڈیڈ کو؟ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کے جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا ہے۔ یہاں علی کا فکرہ جو ہی مکمل ہوا تھا، وہ ایک گہرا سانس لیتی ہوئی ہاتھ لبوں پر رکھ گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے خدایا کیا ہو گیا ہے؟ میرے ڈیڈ، اللہ میرے ڈیڈ، یا میرے خدا ہمیں معاف کر دے، یہ کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ اللہ مجھ میں اور سکت نہیں ہے، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ وہ بے جان سی ہوتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ اس کے قابل رحم حالت پر علی اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ حوصلہ کریں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، میرا رب کسی کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی اس میں سکت نہ ہو۔ یہ آزمائش ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گی، بس آپ یقین رکھیں اللہ پر۔ یہ سب یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے علی، علی انہوں نے مار دیا ہے، انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے سارا کو مار دیا۔ علی میں نے خود دیکھا ہے، وہ شخص بت پرست ہے علی، اس نے صرف اپنی ضد کی خاطر میری زندگی تباہ کر دی۔ بتاؤ میرا کیا قصور تھا؟ میری دوست کا کیا قصور تھا؟ یہاں وہ کڑوی حقیقت ایک بار پھر سے نور الحیا کے لبوں سے سن کر علی کے وہ زخم تازہ ہوئے تھے، یوں کہ جیسے کسی نے ان پر نمک چھڑکا ہو۔ آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ کیسے جانتی ہیں آپ؟ میں نے خود دیکھا ہے، میرے موبائل پر وہ ویڈیو جو سارا نے مجھے بھیجی تھی۔ کیا تم اس بارے میں جانتے ہو؟ کیا تم جانتے تھے کہ اس شخص نے کس بے دردی سے سارا کا قتل کر دیا؟ تم خاموش کیوں رہے؟ تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ تم نے کیوں نہیں بتایا سب کو؟ جواب دو، تمہارا ذرا بھی ضمیر نہیں کانپا ایک قاتل بت پرست انسان کو یوں کھلے عام چھوڑنے کے لیے؟ جواب دو مجھے علی، تم مرد اتنے سنگ دل کیوں ہوتے ہو؟ تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ ہاں ہے مجھے خدا کا خوف، اور میں ضرار وجاہت کو اس کے انجام پر پہنچا دوں گا، مگر صحیح وقت آنے پر۔ اور کس وقت کا انتظار کر رہے ہو تم؟ اس شخص نے سب کچھ تباہ کر دیا اور تم مجھے کہہ رہے ہو ابھی بھی تمہیں صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، بتائیں مجھے کیا چاہتی ہیں آپ؟ انجام، انصاف، سزا۔ میں اس شخص کو اس کے انجام پر پہنچانا چاہتی ہوں۔ نور الحیا کی بات پر وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھے گیا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا، یہی وقت تھا اس 32 سالہ ضرار وجاہت کو اس کے انجام پر پہنچانے کا۔ ٹھیک ہے، چلے میرے ساتھ، مگر ایک بات یاد رکھیں، یا تو اس شخص کو مار دینا یا خود مر جانا۔ کہتے ساتھ وہ بے تاثر سا ہاسپٹل سے باہر نکلا تھا، جبکہ نور الحیا اس کے پیچھے قدم بڑھا گئی تھی۔ اگلی جانب مینشن سے نکلتے وہ ہاسپٹل آیا، جہاں اسے ڈاکٹر سے پتہ لگا تھا کہ شاہجہاں مفلوج ہو چکے ہیں، جبکہ یہ خبر سنتے آنم خاتون کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، جس کے بعد انہیں مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کے بعد انہیں اسی وقت ہاسپٹل میں علاج دینا شروع کیا گیا تھا، مگر یہ رات آخری رات تھی اس ماہ کی، اور آج اسے ٹاؤن پہنچنا تھا۔
سیکٹ میں کچھ نئے ممبران کا اضافہ کیا گیا تھا جن کو زرار وجاہت کی تربیت کی خصوصی ہدایت دی گئی تھی۔ یہاں ان لوگوں سے ملتے وہ اب کے ٹاؤن میں بنے اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھا۔ سیاہ فام گاؤن پر بنا قمیض کے گھٹنوں کے بل اس بکرے کی سی شکل والی مورت کے آگے جھکا چند لفظوں کی گردان کر رہا تھا۔ او رین مین گیو می سم، او رین مین گیو می سم۔ وہ لوگ ٹاؤن پہنچے تھے جب گاڑی سے اترتے نور الحیا نے ایک طائرانہ نگاہ اس پورے حصے پر ڈالی تھی۔ یہ ہیبت ناک سی عمارتیں رات کی تاریکی میں کئی گنا زیادہ وحشت زدہ معلوم ہو رہی تھی۔ گاڑی بند کرتے علی گھومتے ہوئے اس کی جانب آیا تھا۔ میری بات سنیں بہت غور سے۔ ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شخص بہت خطرناک ہے۔ یا تو یہ رات ہم دونوں کی آخری رات ہوگی یا پھر اس شخص کی۔ بس اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ جو نصیب میں ہوتا ہے ضروری نہیں ہے وہی سب ہو۔ دعائیں نصیب بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بس دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمارے نصیب میں فتح لکھے۔ کہتے ساتھ وہ جو ہی آگے بڑھا اپنے عقب سے نور الحیا کی آواز سنائی دی تھی۔ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ میں تمہاری نہیں اپنی مدد بھی کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ اس میں آپ کی مدد کیسے ہوگی؟ اور جتنا میں جانتی ہوں آپ تو زرار وجاہت کے خاص آدمی ہیں نا، تو پھر ان کے خلاف جا کر میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ میں زرار وجاہت کا آدمی نہیں ہوں۔ اس نے زندگی کے کئی سال مجھے استعمال کیا ہے میری مجبوری جان کر۔ اور پھر وہ بے تاثر آنکھیں قدرے سرخ ہوئی تھیں۔ میں محبت کرتا تھا سارا اسفندیار خان سے اور میری آنکھوں کے سامنے اس کا قتل کر دیا گیا اور یہ میں کبھی نہیں بھول سکتا اور نہ ہی معاف کر سکتا ہوں۔ علی کے انکشاف پر چند لمحوں کے لیے وہ ساکت ہوئی تھی مگر خود کو کمپوز کرتے ہوئے گویا ہوئی، مجھے یقین ہے کہ اگر سارا آج ہمارے درمیان ہوتی تو آپ لوگ بہت خوش رہتے، لیکن میں اپنی دوست کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ اپنے پاس رکھو، جیسے ہی تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے اس کو استعمال کرنا۔ علی نے اپنی پشت کی جانب سے گن نکالتے ہوئے نور الحیا کی ہتھیلی پر رکھی تھی جسے دیکھ کر اس کی رنگت فک ہوئی تھی۔ مگر مجھے یہ چلانی نہیں آتی۔ جب حالات اور وقت بدلتا ہے نا تو انسان کو سب کچھ کرنا آ جاتا ہے۔ تم اس کو چلا سکتی ہو لیکن صرف ضرورت کے وقت، ٹھیک ہے؟ کہتے ساتھ وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ علی کی بدولت وہ لوگ بآسانی ٹاؤن میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اپنے طریقے سے خفیہ راستوں سے ہوتا ہوا اب کے زرار وجاہت کے کمرے کے باہر تھے۔ یہاں نور الحیا کی دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز رفتاری پر دھڑک رہی تھیں۔ کمرے کے باہر چند لمحوں کے لیے وہ ٹھہرا تھا۔ اس کی جانب رخ کرتے ہوئے وہ گویا ہوا، کیا آپ تیار ہیں؟ ہاں میں تیار ہوں، لیکن پہلے میں اندر جاؤں گی، آپ کچھ دیر بعد آنا۔ مگر کیوں؟ اندر خطرہ ہو سکتا ہے، میں تمہیں اکیلے اندر جانے نہیں دے سکتا۔ کوئی خطرہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا رب ہے علی، مجھے یقین ہے جب تک میرا رب نہیں چاہے گا وہ شخص میرا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکے گا۔ وہ یقین سے چور لہجہ علی کو کچھ بھی بولنے سے باز کر گیا تھا اور یہاں ایک جست میں دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ جو اب تک اپنی پوجا میں سر جھکائے مصروف تھا اب کے کسی کی آمد کی آہٹ سن کر ایک دم پیچھے کی جانب پلٹا۔ وہاں کھڑی ہستی کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اس 32 سالہ شخص کا سانس رکا تھا مگر وہ زرار وجاہت ہی کیا جو ڈر جائے۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کرفت سنجیدہ لہجہ، میں یہاں تم جیسے قاتل درندہ صرف یہودی بت پرست انسان کو جہنم واصل کرنے آئی ہوں۔ دیکھو زرار وجاہت، میں تمہاری موت کا فرشتہ بن کر آئی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ آزاد منشی لہجہ اس 32 سالہ شخص کو خوب بھایا تھا۔ وہ ایک بلند و باک کہکا فضا میں بلند کر گیا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، ماننا پڑے گا، لگتا ہے کوئی ہالی ووڈ کی ایکشن فلم دیکھ کر آ رہی ہو۔ وہ بھانپ تو چکا تھا، اس کا انداز منشی لہجہ، مگر خود کو کمپوز کر رکھا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں واقعی فلم دیکھ کر آ رہی ہوں، وہ فلم جس میں تم نے بے دردی سے سارا کا قتل کر دیا، وہ فلم جس میں تمہاری اصلیت سامنے لائی گئی ہے۔ میرا باپ تمہاری وجہ سے مفلوج ہو گیا، خدا غرق کرے تمہیں زرار وجاہت، تف ہے تمہاری زندگی پر۔ شش! ایک دم آگے بڑھتے ہوئے ایک جست میں اس نے نور الحیا کو گدی سے دبوچتے ہوئے دیوار پر لگایا تھا۔ بہت بکواس کر لی ہے تم نے اور بہت سن لی ہے میں نے، بہت کوشش کی میں نے، بہت کوشش کی کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں، لیکن تم اپنے باپ کا وہ گندا خون ہو جس نے پہلے میری ماں کی زندگی میں آ کر میری زندگی حرام کی اور اب تم یہاں کھڑی ہو کے اپنے باپ کا کردار ادا کر رہی ہو۔ تھو!
اس سے قبل کہ وہ کچھ اور کہنے کے لیے لب واہ کرتا، نور الحیا نے حقارت بھری تھوک اس کے منہ پر کی تھی۔ نور الحیا کی جانب سے آنے والے رد عمل کے بعد وہ چند قدم دور ہٹا تھا۔ گندا خون میں نہیں، گندا خون تمہارا ہے زرار وجاہت، جو شخص اپنے خدا کا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس خدا کے بندے تمہارے ہوں گے؟ یو بچ! ایک بلند دہاڑ کے ساتھ اس نے دائیں جانب لگی ہوئی لکڑی کا پٹھا اٹھاتے ہوئے حیا کے سر پر مارا تھا۔ ایک کراہ کے ساتھ وہ زمین بوس ہوئی تھی، اور یہاں اس کی کرب زدہ چیخ سن کر باہر موجود علی اب ضبط کی تنابیں ہوتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ بس بہت ہو گیا زرار وجاہت، اب تمہارا کھیل ختم۔ سائلنسر لگی گن اس کی پیشانی پر تانی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا، جبکہ یہاں اس 32 سالہ نوجوان پر گویا خون سوار تھا۔ بنا قمیض کے نمایاں ہوتے اس کے کثرتی بازو پسینے سے عرق آلود تھے۔ تو یہ سب تمہارا کیا درا ہے نمک حرام؟ میں جان ہی نہیں سکا کہ میں دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنی ہی آستین میں سانپ پال رہا ہوں۔ میں نمک حرام نہیں، حرام تو تم ہو زرار وجاہت، جو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہو۔ لیکن بس اب اور نہیں، تمہارا بند کرو اپنی بکواس کمین۔ کہتے ساتھ وہ ہاتھ میں موجود لکڑی کا پٹھا اس نے علی کی پیٹھ پر دے مارا تھا، مگر یہاں وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا تھا۔ زمین پر کراتی حیا کا درد سے برا حال تھا، وہ چاہ کر بھی اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہل سکی تھی۔ آگے کو بڑھتے ہوئے ہاتھ میں موجود گن علی نے جو ہی اس کے سر پر مارنی چاہی تھی، اگلے ہی لمحے اس کا ارادہ بھاپتے ہوئے زرار نے ایک جست میں آگے بڑھتے ہوئے شدت زدہ ضرب اس کی پیٹھ پر ماری تھی۔ ہاتھ میں موجود گن کہیں دور جا گری تھی، وہ سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ایک اور ضرب اس نے علی کے گھٹنے کے پچھلے حصے پر لگائی تھی۔ وہ ایک دم زمین بوس ہوا تھا۔ اس کی درگت بناتے اب کہ وہ حیا کی جانب پلٹا تھا، اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اپنی جانب اس کا رخ پلٹا تھا۔ کیا ہوا؟ میری موت کا فرشتہ بن کر آئی تھی نا؟ کیا اب اپنی موت نظر آ گئی ہے؟ کہتے ساتھ اس نے حیا کی گردن پر ایک ضرب لگائی تھی، جس کے بعد ایک چیخ اس کے حلق سے نمودار ہوئی تھی، اور یہاں زمین پر کراتے ہوئے علی نے منو ہمت مجتمع کرتے ہوئے وہ لکڑی کا پٹا زرار کی پشت پر دے مارا تھا۔ بے غیرت انسان، پہلے میں تیرا کام تمام کروں گا، پھر اس سے نبٹتا ہوں۔ ایک کے بعد دیگر وار وہ علی پر کرتا گیا تھا۔ ایک لمبی خون کی دھار علی کے منہ سے نکلی تھی۔ اٹھ، اب کر مجھ سے مقابلہ، کر وہ بکواس جو پہلے کر رہا تھا۔ اٹھ، بن مرد کا بچہ، کر میرا مقابلہ۔ کیوں ہار گیا؟ زمین پر کراتے ہوئے علی کے وجود کو جھٹکا دیتے ہوئے وہ بار بار اسے مخاطب کر رہا تھا۔ یا تو خود مر جانا یا اس کو مار دینا۔ یاد رکھنا، میرا رب کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ علی کی باتیں حیا کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ بس تھوڑی ہمت کرنی تھی، یا مارنا تھا یا پھر خود مر جانا تھا۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے مندی ہوئی آنکھیں کھولی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر سائلنسر لگی ہوئی گن زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک دم دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ ایسی ہی ایک گن اس کے پاس موجود تھی، بس اس کو استعمال کرنا تھا، ٹریگر دبانا تھا، اور سب کچھ ختم ہو سکتا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ بس تھوڑی ہمت، آپ کے ڈیڈ مفلوج ہو گئے ہیں۔ سارا کی وہ کرب زدہ چیخ ایک ایک بات اس کی سماعت سے ٹکراتے ہوئے بازگشت کر رہی تھی۔ وقت جیسے تھن سا گیا تھا۔ اسی لمحے اٹھتے ہوئے اس نے قمیض میں چھپائی گئی گن ایک جست میں نکالتے ہوئے پوری قوت سے ٹرگر دبایا تھا۔ ٹھا 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 ٹھا، ایک کے بعد دیگر 4 فائر اس نے اس 32 سالہ شخص زرار وجاہت کی پشت پر کیے تھے۔ سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، یوں کہ جیسے رگوں میں خون کی روانگی بند ہو رہی تھی۔ بمشکل اس نے پلٹتے ہوئے نور الحیا کی جانب دیکھا تھا۔ نظروں میں قدرے حیرانگی تھی۔ وہ واقعی موت کا فرشتہ بن کر آئی تھی۔ وہ جس کو آج تک بزدل سمجھتا آیا تھا، آج اس کے ہاتھوں زندگی تمام ہو رہی تھی۔ یہاں وہ ہمت کرتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی، اس کے چہرے کے قریب، اتنا قریب کہ وہ بآسانی سن سکتا تھا اسے۔ آپ اتنی آسان موت کے حقدار نہیں تھے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے وجود کے پرچکے اڑا دوں، مگر جانتے ہیں یہ موت دنیا کی نظر میں بہت آسان موت ہوگی آپ کے لیے، مگر خود آپ کے لیے یہ موت سب سے تکلیف دہ ہے، کیونکہ آپ کو یہ موت میرے ہاتھوں نصیب ہوئی ہے، اور آپ کی سانسیں بعد میں ختم ہوں گی۔ یہاں ان کے ختم ہونے سے پہلے آپ کا غرور چکنا چور ہوا ہے۔ دیکھیں کہ کون ہے میرا خدا۔ وہ ہے میرا خدا جس نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں آج آپ جیسے بت پرست انسان کو جہنم واصل کر رہی ہوں۔
आप जैसे लोगों के लिए जिंदगी से बढ़कर आपकी अना और गुरूर होता है, और आज सबसे पहले वो गुरूर और अना, वो तकब्बुर, वो शान व शौकत मेरे हाथों मिट्टी में मिल गई है। वो वजाहत इंडस्ट्री जिसको दुनिया में मकाम दिलाने के लिए आप इस हद तक गिर गए कि अपने दीन से, अपने खुदा से गाफिल हो गए, मैं इसको अतिया कर दूंगी। वो सब हराम है। आपको लगता है मैं आपके घर में फकत दौलत के लिए थी, तो आपका ये गुमान मैं तोड़ दूंगी। मेरी कोख में पलता ये बच्चा किस रिश्ते से है मैं नहीं जानती हूँ, मगर मैं इसको मां बनकर एक बेहतरीन इंसान बनाऊंगी, और मैं बताऊंगी इसको कि इसका नाम निहाद बाप क्या था, ताकि ये कभी आप जैसा ना बने। तमाम हुआ ज़रार वजाहत आपका किस्सा, तमाम हुई मेरी अज़ियत भरी कहानी। आज हर एक ज़ख्म को मरहम लग गया, क्योंकि अपने गुनहगार को मैंने अपने हाथों से सज़ा दी है। वो कुछ कहना चाहता था, मगर वक़्त ने इतनी मोहलत न दी। लबों पर जैसे कफ़न लगा था, आँखों के सामने अंधेरा छाता गया था, और वो 32 साला ज़रार वजाहत मौत की गहरी वादियों में गुम होता गया था, जहन्नुम वासिल होने को। वो नहीं जानती थी कि वो कैसे अली को वहां से निकालते हुए हॉस्पिटल पहुंची थी। जरार वजाहत की मौत की खबर जंगल में आग की तरह से फैली थी। जब ये खबर आनम खातून को मिली, तो सदमे से वो अपना जहनी तवाज़ुन बरकरार न रख पाई थी। यहाँ इन लोगों ने फैसला करते हुए इनको एक मेंटल हॉस्पिटल में जेर इलाज छोड़ा था, जबकि वजाहत इंडस्ट्री और मेंशन यतीम बच्चों के लिए अतिया करते अपने आबाई घर कराची में शिफ्ट हुए थे। वक्त की सुइयां थमी नहीं थी, वो गुजरता गया था, और आज 5 साल बाद, बस बहुत हो गया अब्दुल्ला। अब आप जहाँ कहीं भी हो बाहर आ जाओ, मैं थक चुकी हूँ इतनी बार ऊपर नीचे करके, जल्दी बाहर आ जाओ, वरना मुझसे बहुत ज्यादा पिटाई हो जाएगी अब आपकी। मसनूई लहजे में 4 साला अब्दुल्लाह को डपटते हुए वो कई बार घर के चक्कर लगा चुकी थी। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ अब्दुल्ला, कहाँ हो, जल्दी बाहर आ जाओ। हा 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 मोम, आई एम हेयर। वो जो किचन की जानिब बढ़ रही थी, इसकी आवाज शाहजहां के कमरे से आती हुई सुनाई दी। रुख पलटते वो इनकी आरामगाह में दाखिल हुई थी, जब पहली नजर अली पर ठहरी थी, जिसकी गोद में अब्दुल्ला बैठे हुए हाथ में चॉकलेट लिए इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। मुम्मा था लो। नूरुल हया को अपने मुकाबिल बिगड़े हुए तेवर देखकर 4 साला अब्दुल्ला गोया हुआ था। अब्दुल्ला, मैंने आपकी बहुत पिटाई करनी है, कब से बुला रही हूँ मैं आपको खाने के लिए। कदम बढ़ाते हुए वो शाहजहां के बेड के करीब रुकी थी, जहां वो तकियों की मदद से टेक लगाए बैठे थे, जबकि इनकी हालत अब तक ना बदली थी, मगर फर्क ये था कि वो पहले की मुनासबत से ज्यादा कुछ बोल लेते थे। एक तिरछी नजर अली पर डालते हुए वो एक बार फिर से अब्दुल्ला से गोया हुई थी। चलो मेरे साथ बाहर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है नूरुल हया, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी जिस बारे में आप बात करने आए हैं। कहते साथ इसने जो ही रुख पलटा था, अपने अकब से शाहजहां की आवाज सुनाई दी। "ह- हया, रुक जाओ। वो बमुश्किल लफ्ज अदा कर रहे थे। अब्दुल्ला, आप बाहर जाओ, मैं आती हूँ आपके पास। डैड, मैं अपना फैसला आपको 3 साल कबल ही सुना चुकी हूँ, और इनको भी। नहीं जानती मैं कि ये बार बार यहाँ एक ही बात करने क्यों आ जाते हैं। आपके इसका लहजा कदरे सख्त हुआ था, क्योंकि मुझे फिक्र है आप लोगों की। अंकल की तबीयत आपके सामने खराब रहती है। अब्दुल्ला अभी छोटा है, कुछ और बड़ा होगा, इसको बाप के सहारे की जरूरत पड़ेगी, और ये माशरा कभी भी एक अकेली औरत को कबूल नहीं करता। ये बात जानती है ना आप। मुझे माशरे की परवाह नहीं है, और ये बात आपको पता है, और मैं बहुत खुश हूँ इसी तरह। लेकिन अब आप जिद छोड़ दें, इतनी खुदगर्ज ना बने। आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला को हो सकती है, इसके बारे में सोचें हया। हया, मेरा बच्चा, मान जाओ मेरे लिए। आप लोग अपनी जिद छोड़ दें। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि मेरी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि मैं फिर कोई तकलीफ बर्दाश्त करूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस रिश्ते से आपको तकलीफ मिलेगी। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं नूरुल हया, इस बात को जान लो। जरूरी नहीं है कि अगर चंद रिश्तों ने आपको तकलीफ दी है, तो आने वाले तमाम रिश्ते आपको तकलीफ देंगे। अब के वो हार मानते हुए खामोश हुआ था। ये कोई तीसरी बार था कि वो सवाली बन के इनके दर पे आया था, क्योंकि इसे परवाह थी नूरुल हया की, अब्दुल्ला की, शाहजहां की। बस, फैसला हो गया। कल दोनों का निकाह है। पर डैड, मैं नहीं कर सकती। मुझे एक बार मौका दे, मैं आप लोगों को बहुत खुश रखूंगा हया। अब के चंद कदम आगे को बढ़ते हुए इसने नूरुल हया को बाजू से थामते हुए इसका रुख अपनी जानिब पलटा था। आंखों में कदरे एहतराम था, नर्म, असीर जदा सा लहजा था। न जाने क्या था, वो खामोश हुई थी। ऐसी खामोशी में इकरार था।
ایک نئی जिंदगी की शुरुआत का। हर दर्द की एक मुद्दत होती है, जिसके गुजर जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता है। कुछ भी एक सा रहने के लिए नहीं होता है, ये जान लो। जो आज है जरूरी नहीं है कल भी वैसा ही हो। खत्म शुभ। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस नॉवल। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और फिर मुलाकात होती है किसी नए नॉवल के साथ। और तब तक अपना ध्यान रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। खुदा हाफिज।